हेलो दोस्तों, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वीडियो अपलोड किया उसमें ही 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो एग्ज़ाम की डेट आपको पता है 26 और 27 जून। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित जो भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई थी? तो आपको पता है सबसे पहले राजगीर में हुई थी, वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी और फिर कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कुपवारा। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा? राजगृह, बा से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और का से हो जाएगा कुंडल वन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? यानी कि सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नक्शबंदिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? डी। तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो थी वो कब की गई थी? 14वीं सदी में। कब की गई थी? 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ये सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध थे। सूफियों में ये सबसे अधिक कट्टरवादी ठीक है, कौन थे? सबसे ज़्यादा सूफियों में कट्टरवादी कौन थे? ख्वाजा बहाउद्दीन। ठीक है, याद रखना है। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का भी क्या किया था? विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी। यानी उनके सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया। याद रखना है आपको। इनका पूरा जो नाम है वो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदास। किस सिख गुरु को अकबर ने, यानी कि कौन से सिख गुरु थे? तो वो थे रामदास, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनके और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है, सूर्यनाथ बनर्जी भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन, ठीक है, एसोसिएशन की या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कानपुर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो चंपारण कृषि जांच जो समिति बनाई गई थी उसमें से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुग्रह नारायण। तो कौन कौन इसमें शामिल थे?
क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पूछा है, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो अनुग्रह नारायण, तो FG सिलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी, ये सभी क्या थे, इस समिति के थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? FG सिलाई। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इनमें से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा BN राव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान हेतु प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मिला लें तो टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल थे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान जो उद्देशिका है उसमें संशोधन किया गया था 42वां संशोधन, और जिसकी वजह से 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, वो 3 शब्द कौन से? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ गए, 42वें संविधान संशोधन। ये कब अधिनियम पास हुआ था? 1976 को पास हुआ था। ठीक है, और इससे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध यानी कि गौहत्या नहीं करना है, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 का होगा करेक्ट आंसर सी, यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह। ये नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया। आपको पता है DPSP जो है, DPSP, ठीक है, कौन से आर्टिकल से लेके 36 to 51 तक याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो कौन से आर्टिकल में है? 108, यानी 108। एम्बुलेंस का याद रखिए, तो इमरजेंसी में किसको बुलाया जाता है? तो 108 याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा ही होता है? राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। याद रखना है आपको। संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समझ शक्ति निहित हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं हो, संविधान अधिकार का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले तो आप 18 को एक बार समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहे हैं, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूंछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बस्तर में। कहाँ है चित्रकूट जलप्रपात? बस्तर में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो कहाँ हुआ? 1818 में पहला सूती, पहले तो देखिए यही एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि पहला सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहला कब शुरू हुआ? 1818 में। कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लास्टर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा। तो इसका जल में पूछ रहे हैं भार क्या होगा? तो इसका जल में भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि
जब गुब्बारा जल में तैरेगा तो ये भारहीन होगा, और भारहीन होगा तो इसका मतलब इसका जो जल में भार होगा वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायनामो। ठीक है। धारा मापी आपको पता है, धारा को मापने वाला विभव मापी, विभव को पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप 1 पास्कल बराबर कितना होता है? ठीक है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है? भारी जल को कहा जाता है? तो भारी जल को क्या कहा जाता है? D2O। ठीक है, D2O। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो आपको पता है सबसे दृढ़ भाग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप जानते हैं उस वर्ड को बोलते हैं, ठीक है, इनेमल बोलते हैं, यानी कि जो दांत का भाग होता है। ठीक है, तो दंत वल्क, याद रखना है, दंत वल्क। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो 27 का हो जाएगा रक्त क्षीणता। हीमोफीलिया आपने भी सुना होगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? नहीं, आपसे डेट पूछ रहे हैं तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2003। और कहाँ किया गया है? चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। और कब किया गया? 2003 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के शहर में। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक? तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, वित्तीय समावेशन होता क्या? वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार क्या है? वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हों। निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही वित्तीय समावेशन प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो यानी कि इसमें निम्न आय हो गई, निरक्षरता है यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बैंक शाखाओं का अभाव यानी कि बैंक ब्रांचेज नहीं है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सफलता में बाधक है, तो यानी तीनों है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? IRDP। देखिए IRDP भी है, ट्राइसेम भी है और NREP भी है। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, IRDP की फुल फॉर्म अगर देख लें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लिख लें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसेम की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, NREP की मैंने बताई है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और नरेगा कब आया था? मनरेगा कब फॉर्म हुआ था? ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेमस क्वेश्चन है, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। यानी जनघनत्व में सबसे उच्चतम कौन है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनसंख्या में पता है आपको सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है? कन्नौज, इत्र एवं तेल। तो पहला जो है इसका करेक्ट है, 34 वाला जो है इसका पहला तो करेक्ट हो गया। मिर्ज़ापुर कालीन करेक्ट है। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन है। आगरा जो है वो चाकू था, कैंची से नहीं है। आगरा आपको पता है किससे रिलेटेड है? लेदर। ठीक है, आगरा आपको पता होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो 34 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो चाकू और कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि क्या है? अलीगढ़ है। ठीक है, और मेरठ प्रसिद्ध था। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स विल्सन ने। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग यानी ऑर्गेनिल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सभी को पता होगा, माइटोकांड्रिया। ठीक है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, यानी सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा सिंगरौली कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को छोड़ देते हैं, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में ये भी है तो ये भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, करंट वाले क्वेश्चन को छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पुस्तक मोदी इंडिया, ये इसको भी छोड़ रहे हैं, ये करंट से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रीजनिंग के इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं एक विशेष वर्ष में 16 जून को शुक्रवार, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, ये भी करंट का है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो भी 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से आपको 50 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों में। सो थैंक यू एवरीवन।